क्यों? हेलो, आई थिंक सर नहीं करी थी। चिल्ड्रन प्रॉप नहीं करी। करी उस तक हमने कर लिया था, यूज इफेक्ट तक। यस सर, यूज इफेक्ट कर लिया था। हाँ सर, यूज इफेक्ट तक किया था। ओके, बात करते चिल्ड्रन प्रॉप। चिल्ड्रन प्रॉप होती क्या बेसिकली? देखो, चिल्ड्रन प्रॉप का सबसे ज्यादा यूज कहाँ आता है? सब चिल्ड्रन प्रॉप का यूज होता है आपके कॉन्टेक्स्ट एपीआई में, रीयूजेबल कंपोनेंट्स बनाने में, या फिर कुछ भी ऐसी चीज को एम्बेड करने में जो कि आप अपने रिएक्ट एलिमेंट के बीच में लगाते हो। जैसे अब क्या करते हैं, देखो मैं दिखाता हूँ। यार वो वाला प्रोग्राम नहीं हो पा रहा तुम्हारा, एक जो रह गया था। कोई नहीं, उसको भी कर लेंगे कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखो क्या करना है अपने अपने को चिल्ड्रन प्रॉप के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली चिल्ड्रन प्रॉप होती है सपोज करो यहाँ पे पेजेस में मैं ये डिटेल विटेल सबको डिलीट कर देता हूँ। पेजेस में गए हम, पेजेस में आगा करके चाइल्ड 1.jsx बनाई फाइल, और एक और बना दी child 2.jsx। ठीक है, देखो तो चाइल्ड 1 सपोज करो, ठीक, ये है चाइल्ड 1 मेरा, और ये है चाइल्ड 2। चाइल्ड 1 RAFC चाइल्ड 1 है इसे मैं दोनों को उठाता हूँ, यहाँ पे रख लेता हूँ, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2। ठीक है, दोनों को इधर रख दिया। अभी सपोज करो कि चाइल्ड चिल्ड्रन प्रॉप बेसिकली क्या होती है, जैसे मान लो कि आप कोई रियूजेबल टेक्स्ट कंपोनेंट बना रहे हो, H1 पैराग्राफ हेडिंग, आपके एक वेबसाइट में कॉमन हेडिंग्स है, कॉमन पैराग्राफ्स है, सब कुछ कॉमन है। ठीक है, तो आप एक इस तरीके कोई कंपोनेंट बना रहे हो कॉमन कंपोनेंट में, जिसमें आपके टेक्स्ट वगैरह है, सब कुछ रखा हुआ है। अब आप बेसिकली क्या करते हो, आप अगर कोई टेक्स्ट लोगे, पैराग्राफ लोगे, तो उसमें कुछ चीज तो बीच में पास करोगे, हेलो वर्ल्ड या कुछ भी हेलो टेक्स्ट तो पास करोगे, लेकिन फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर उसको बार बार स्टाइल करना पड़ेगा आपको। जैसे सपोज ये पैराग्राफ है या फिर एक आपकी हेडिंग है जो कि पूरे वेबसाइट में कॉमन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस फॉर्मेट को या फिर उस सिंटेक्स को बार बार देना पड़ेगा हर एक एलिमेंट को। तो ऐसा नहीं करते है ना रिएक्ट में। हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट का या उस हेडिंग का पर्टिकुलर का एक फॉन्ट साइज पहले से डिफाइन कर देंगे और उसको एक कंपोनेंट बना देंगे। तो अब जैसे यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखूंगा मैं,
ठीक है। हेलो वर्ल्ड। अब ये चीज तो मैंने इसमें लिखी है, लेकिन मैं भी आपसे कह रहा था कि हम इस चीज का रियूजेबल कंपोनेंट बना लेंगे, तो फिर ये चीज कहाँ से जाएगी? अभी तक तो हम कंपोनेंट को कुछ इस तरीके से लगा देते, है ना, लेकिन अब आप चिल्ड्रन प्रॉप के साथ कंपोनेंट को इस तरीके से भी लगा सकते हो, रिएक्ट में कंपोनेंट को इस तरीके से भी लिख सकते हो जैसे आप इसमें लिखते हो। तो अब ये जो हेलो वर्ल्ड है ना, ये कैसे जाएगा? ये जाएगा इसके बीच में, जैसे भी आप पैराग्राफ में भेज देते हैं, हेलो रिएक्ट जीएस। अब जैसे आपकी हेडिंग है ठीक है ना, अब इस चिल्ड्रन प्रॉप में गए चाइल्ड वन में, तो अब इस टेक्स्ट को यहाँ पे कैसे प्रिंट करवाना? अभी देखना यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होकर के आ रहा होगा। तो ये जो टेक्स्ट है इसको कैसे यहाँ पे प्रिंट करवाना? तो इसके लिए क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे करेंगे और यहाँ पर देंगे चिल्ड्रन प्रॉप, और बेसिकली यहाँ पर आप डाल दोगे चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन बेसिकली क्या होता है, ये जो आप अपने रिएक्ट एलिमेंट के बीच में जो भी पास करते हो, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में, रिएक्ट एलिमेंट के, रिएक्ट कंपोनेंट के जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होते हैं, उनके बीच में जो भी आप टेक्स्ट पास करते हो, जो भी कंटेंट पास करते हो, वो एक पैराग्राफ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, वो जब आप पास कर देते हो तो वही ऐसा चिल्ड्रन प्रॉप यहाँ पर लग जाता है। ठीक है, समझ में आया? हेलो। यस सर। अभी सपोज करो मैंने यहाँ पर H1 दे दिया और अभी सेव कराया, अभी देखना वहां पर हेलो रिएक्ट जेएस आ गया। अब मैं अगर चाहूँ तो इस चिल्ड्रन प्रॉप को और भी जगह और भी तरीके से यूज कर सकता हूँ। रिएक्ट जेएस रिएक्ट नेटिव रिएक्ट 360, ये 3 अलग अलग लैंग्वेज ली मैंने और तीनों लिख दिया। देखो तीनों के बार बार आ गए, मेरे को बार बार स्टाइलिंग नहीं करनी पड़ी और मैंने सिर्फ एक ही बार कंपोनेंट लिया, उसके अंदर ये भेज दिया। तो चिल्ड्रन प्रॉप क्या होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो आप टेक्स्ट या कंटेंट जो भी पास करते हो वो चिल्ड्रन प्रॉप का होता है। अब इसका एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। क्या है कि ये वाले जो कंपोनेंट है इसमें इसने क्या किया है, इसी तरीके से अपना डेटा बना लिया है, इस तरीके से कंपोनेंट बना लिया है चाइल्ड करके, और यहाँ पर इसने इसी तरीके से भेजना शुरू कर दिया है, जिस वजह से क्या है कि आपको बार बार कंपोनेंट नहीं बनाने पड़े, रियूजेबल कंपोनेंट आपको बार बार दिख रहा है। आया समझ में? यस सर। ठीक है, अभी आता है आपका लिस्ट और कीज रेंडरिंग। लिस्ट और कीज रेंडरिंग क्या होती है पता है? नो सर। नहीं पता? नहीं सर। अभी देखो एक चीज बताता सर हूँ मैं। सर जो हम ये चाइल्ड वाला प्रॉप है और जो हमारा नॉर्मल प्रॉप होता है उसमें बस यही डिफरेंस रहेगा कि उसमें हम मतलब जैसे हम उसको सेल्फ क्लोजिंग टैग कर देते थे, जैसे चाइल्ड वन है हमारा, उसको सेल्फ क्लोज करके हम उसमें सीधा प्रॉप पास करके भेज देते हैं, और इसमें हम ये है कि हम अपने क्लोजिंग टैग के अंदर जो भी कंटेंट या जो भी डेटा हम डालेंगे वो हमारा, इसको बोलते हैं हम चाइल्ड प्रॉप्स। हाँ हाँ हाँ, चिल्ड्रन प्रॉप का दूसरा एक ये भी है कि चिल्ड्रन प्रॉप को हम चिल्ड्रन प्रॉप से ही एक्सेस करेंगे, वो वाली प्रॉप जो होती है उसका आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है, लेकिन जो डेटा आएगा वो ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो डेटा रैप होगा वो टेक्स्ट हो सकता है, वो खुद एक रिएक्ट कंपोनेंट भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वही आएगा। तभी तो एट जैसे दैट जैसे तभी चाइल्ड वन जो हमारा कंपोनेंट है उसमें हमने सिर्फ चिल्ड्रन लिखा है, अगर हम उसकी जगह चिल्ड्रन की जगह कुछ और भी लिखेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा क्या? कहाँ पे, यहाँ पे प्रॉप्स में हमने वहां पे लिया है ये चिल्ड्रन, ये, जैसे हम वहां पे तो कुछ, हाँ यहाँ पे हम कुछ भी हाँ नाम दे यहाँ पे सकते हैं, चिल्ड्रन नहीं लिखना पड़ेगा, चिल्ड्रन प्रॉप इसीलिए तो कहा जाता है इसे। इसके अलावा कुछ किसी और से कुछ एक्सेस नहीं, नहीं होगा वो कुछ डेटा। नहीं, कुछ और से एक्सेस होगा ही नहीं। ठीक है। ठीक है, ठीक। अब आता है लिस्ट और कीज रेंडरिंग। लिस्ट और कीज रेंडरिंग में होता क्या है, देखो क्या होता है कि हमारे पास कभी कभी क्या होता है कि आप एपीआई से डेटा ले रहे होते हो और एरे में काफ़ी सारा डेटा होता है। इसका लाइव सिनेरियो मैं बता रहा हूँ। वैसे तो लिस्ट को या फिर किसी भी चीज़ को लिस्ट में प्रिंट करवाना एक तरीके से लिस्ट और कीज रेंडरिंग होती है, लेकिन कभी आपके पास एपीआई से डेटा आ रहा है और उस एरे में बहुत सारे आपके पास हुआ है आइटम्स, तो उनको आप कैसे प्रिंट करवाओगे? उनको प्रिंट करवाने के लिए यही मेथडोलॉजी लगती है जो अभी मैं बताने वाला हूँ आपको। सपोज करो आपके पास एक डेटा आ रहा है यूजर की इन्फो का, कांस्टेंट यूजर इन्फो एपीआई से, ठीक है ना, और आपको पता है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में आता है आईडी 1, नेम रोहित, ईमेल
pr@gmail, rohit@gmail.com एंड एज जो आ रही है वो आ रही है 28। इसी तरीके के आपके पास 5 डेटा आ रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। रोहित, राहुल, ऋषभ, अंकित, अनिकेत। ठीक है भाई, ये आपके पास यूजर इन्फो नाम से एक ऑब्जेक्ट है और उसमें ये डेटा आ रहा है। अब आपका काम क्या है कि इस डेटा को कैसे एपीआई से निकालोगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था, जब हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर एरे में कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप फॉलो हो रहा होता है तो हम मैप फंक्शन या फॉर ईच लगाते हैं। लेकिन मैप फंक्शन ज़्यादा इजी भी है और ज़्यादा कंपैटिबल, मतलब ज़्यादा कन्वीनियंट फंक्शन भी है जिसके थ्रू हम एरे में से डेटा निकाल सकते हैं। तो हम मैप फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक तरीके की लिस्ट बनाना बताता हूँ। सपोज करो इससे अगर हमें लिस्ट बनानी है, ठीक है ना, तो लिस्ट कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करो, यहाँ पर दो यूएल, और यूएल में अब हमें, मतलब यूएल तो एक ही बार लगेगी लेकिन हमारे लिस्ट आइटम्स काफ़ी सारे हैं, है ना, लिस्ट आइटम्स काफ़ी सारे। तो उसके लिए क्या करेंगे, जब आपके पास जैसे ये एक एंटिटी है लेकिन अब इसके अंदर आने वाली एंटिटी मल्टीपल्स हो जाएंगी, ये सारी एंटिटी को इसमें प्रिंट करना है, तब हम लिस्ट और कीज रेंडरिंग का काम करते हैं। अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ पर देंगे यूजर इन्फो एंड यूजर इन्फो डॉट मैप इंडेक्स, इस तरीके से पैरेंथेसिस लगाया करना, करली ब्रेसेस करके मत लगाया करो, अदरवाइज आपको एक एक्स्ट्रा रिटर्न लगाना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से लगाओगे तो आपको रिटर्न नहीं लगाना पड़ेगा, आप डायरेक्टली अपना JSX लिख सकते हो। अब हम देते हैं LI, ठीक है ना। इस LI में क्या डालेंगे, हेलो आइटम डॉट नेम, या फिर एक काम करते हैं, एक डिव डॉट लेते हैं। आईडी, पहले नहीं नहीं डॉट नहीं, आईडी डॉट आईडी नहीं लगाएंगे, एक काम करते हैं, डिव करते हैं इसमें, ठीक है ना। और डिव के अंदर पहले सारी चीज़ें लिख लेते हैं, या तो, या फिर एक काम करो, LI रहने दो, LI के अंदर रखो, LI के अंदर आप रखो नेम, स्पैन में दिया नेम, और यहाँ पर आप अपने नेम का नाम लिख दो, या फिर आप ऐसे कर लो या फिर आप ऐसे कर लो, इसी के अंदर आइटम डॉट नेम, आइटम डॉट ईमेल, आइटम डॉट एज, ठीक है ना, नेम, ईमेल और एज। ठीक है। अब क्या है कि मैंने यहाँ पर LI को लिया क्लोजिंग में, तो इसका ये है कि आपको मैंने बताया था कि आप कितने भी रिएक्ट एलिमेंट लो, अगर आप रिटर्न करा रहे हो ना किसी भी रिएक्ट एलिमेंट को, तो वो एक ही रिटर्न होगा रैपर में। अगर आपके पास मल्टीपल है तो उसे एक रैपर में डालो, और अगर आपके पास सिंगल है तो उसे ऐसे ही रिटर्न कर दो। लेकिन हमेशा याद रखना, रिटर्न आपका जो भी होगा कंपोनेंट को, वो एक ही एलिमेंट होगा, उसके अंदर आप जितने मर्जी चाहो उतने डाल दो, लेकिन बाकी आपका एक ही एलिमेंट रिटर्न होगा। इसलिए मैंने LI लगाया और LI के अंदर बाकी सारे लिखे। अगर आप डिव भी लगाते हैं यहाँ पे, अगर आपके पास मल्टीपल स्पैन होते, जैसे मल्टीपल स्पैन होते, तो आपको क्या करना पड़ता, डिव लगाना पड़ता। अभी मेरे पास LI है तो मैंने LI के अंदर ही ये सब डाल दिया। लेकिन अगर आपके पास काफी सारे पैराग्राफ होते तो पैराग्राफ को भी किसी रैपर के अंदर डालो, या तो उसे फ्रेगमेंट के अंदर डाल दो, लेकिन इधर मेरे को लिस्ट सिखानी, लिस्ट आइटम बनाने, इसलिए मैंने LI लिखा है। या तो फ्रेगमेंट में डाल दो या फिर किसी डिव में डालो, मतलब किसी रैपर में डाल करके आपको यहाँ से भेजना, रिटर्न कराना पड़ेगा हमेशा। रिएक्ट में कभी भी आप इस तरीके से रिटर्न नहीं करा सकते कि आप तीनों के तीनों एलिमेंट्स को एक साथ भेज दो,
ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज क्या है कि अभी ये एरर दे देगा, अभी मैं सेव करूंगा तो ये एक एरर दे देगा, देखना ये एक एरर दे देगा यहाँ पर कंसोल में, यहाँ पे कह देगा ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। तो जब भी आप किसी एपीआई से या फिर किसी एरे से या फिर किसी भी ऐसी मल्टी डायमेंशनल एंटिटी से डेटा फैच करते हो मैप फंक्शन के थ्रू या किसी भी फंक्शन के थ्रू और उसे ऐसे प्रिंट कराते हो, तो रिएक्ट बेसिकली क्या करता है, रिएक्ट आपसे अगर आप लिस्ट में करा रहे हो या फिर काफी सारा मल्टीपल डेटा प्रिंट करा रहे हो एपीआई से फैच करके, तो रिएक्ट हमेशा आपसे कहेगा कि हर एक एलिमेंट की जो भी आप बना रहे हो, जैसे यहाँ पर तो तुम्हें एक एलआई दिख रहा है, लेकिन अभी अगर मैं यूआई में जाऊंगा, बॉडी में गए, रूट में गए, इसमें देखा हमने यूएल के अंदर तो मल्टीपल एलआईज है। तो रिएक्ट बेसिकली क्या कहता है आपको कि आप हर एक एलआई को जो भी यहाँ पर आ रहा है इस तरीके से मल्टीपल डेटा आ रहा है उसको एक यूनिक आईडी दे दो, जिससे कि रिएक्ट आइडेंटिफाई कर सके अगर फर्दर आपको इसमें कुछ चेंज करना है, स्टेट में इसकी कुछ अपडेट करना है, तो रिएक्ट इससे आइडेंटिफाई कर सके कि किस पर्टिकुलर आइटम की स्टेट में अपडेट करना है। ठीक है, इसलिए कीज देते हैं। तो कीज बेसिकली क्या है, जब आप मैप फंक्शन के थ्रू लूप कराते हो तो आपके पास आइटम कॉमा इंडेक्स नाम से एक प्रॉपर्टी आ जाती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैप फंक्शन में हमारे पास आइटम और इंडेक्स ये दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है। अब हमने हेल्पर फंक्शन में क्योंकि यूयूआईडी बना रखा है तो हम एक काम करेंगे कि यूयूआईडी को इंपोर्ट कर लेंगे। इधर इंडेक्स की जगह देने की बजाय की एक नाम से प्रॉप होती है बाय डिफॉल्ट, जब भी आप इस तरीके से डेटा लेते हो उधर यूयूआईडी को कॉल करा देंगे। ठीक है, अब इस इंडेक्स की कोई जरूरत नहीं है। अभी सेव करो, देखना वो एरर चला जाएगा। अभी वो एरर चला जाएगा, रिफ्रेश करता है, देखो वो एरर चला गया। यहाँ पर देख लो, अब हर एक एलिमेंट की अपनी पर्टिकुलर यूयूआईडी आ रही होगी, देखना ये इसमें दिखाए, इसमें नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये रिएक्ट का पार्ट है, ये जो आपकी की प्रॉप है ये रिएक्ट का पार्ट है। अभी कुछ समझ में आया आपको? हेलो, सब कुछ? अगर हमें यूयूआईडी देखनी हो तो इसकी यू की यूयूआईडी देखनी हो तो हाँ यूयूआईडी कभी वो नहीं होगी ना। आप यहाँ पर इंडेक्स भी जो दे रहे हो उसको क्या कभी देखते हो? एक बार बताओ, जो भी इंडेक्स अगर आप लेते हो यहाँ से अगर भेजते तो हो तो इसको, तो सर इंडेक्स का तो ये होता है ना, हमें पता है कि वो 0 से चालू हो रहा है, तो 0th इंडेक्स पे तो आपका रोहित आ जाएगा, फिर नहीं तो 1 पे अगर आपने अपनी एक पेज पे 0 0 इंडेक्स दे डाले ना तो भी वो कह देगा डुप्लीकेट एंट्रीज आर फाउंड, डुप्लीकेट इंडेक्स का दे देगा। तो आप 0 0 बार बार नहीं दे सकते, एक ही बार दे सकते हो, मल्टीपल टाइम नहीं दे सकते। एक कंपोनेंट में एक से ज्यादा बार जीरो की आईडी के सर एलिमेंट क्रिएट नहीं कर सकते। सर पर कई जगह ये जो आपने आइटम कोमा इंडेक्स किया था, तो वो कई जगह कीज के अंदर वो इंडेक्स पास कर देते हैं, हाँ तो कई जगह तब पास कर तब देते हाँ, हैं, तो कई तब भी जगह एरर चला जाता है ना। नहीं, तब भी चला जाता है। लेकिन अब जैसे सपोज करो, जैसे ये तो एक छोटी सी एप्लीकेशन है जिसमें मैंने एक ही एपीआई से लिया, लेकिन अभी अगर आपके पास 3 से 4 एपीआई हुई तो आप बेसिकली क्या करोगे, इंडेक्स लोगे, फिर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यूयूआईडी बनाओगे। अपने अकॉर्डिंग आपको कुछ भी नाम देना पड़ेगा, प्लस उसमें इंडेक्स पर पास करना पड़ेगा। तो बेस्ट तरीका ये है कि इतना क्यों झंझट पाला जाए, यूयूआईडी जो हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी इसे दे दिया जाए और ये ऑटोमेटिकली क्रिएट करता रहेगा अपना काम। आपको फिर फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि अब कौन सी की सेम है कौन सी, क्योंकि अगर आपने एक ही कंपोनेंट में दो डुप्लीकेट कीज पास कर दी, एक ही जैसी की पास कर दी दो, तो क्या होगा उस केस में भी एरर आ जाएगा कि मल्टीपल कीज आर फाउंड, मतलब दो तरीके की एक ही एलिमेंट को पास हो रही है। अगर सर मैंने इसके अंदर आपने जैसे एक मैप चलाया और इसके अंदर मैं 4 मैप चला दूं, मैप के अंदर मैप, मैप के अंदर मैप, तो ऐसे 4 बार ही मैप चला दिए, तब भी ये यूयूआईडी काम करेगी सबके लिए। और मैं क्या, बिल्कुल एलआई के बिल्कुल अंदर बिल्कुल यूयूआईडी बिल्कुल, यूआईडी दे दूं। हर एक ठीक है, किसी पे आप यूयूआईडी दे सकते हो, हर एक बार नई की जनरेट होगी। ओके ठीक है सर, ओके। ठीक है, और कोई डाउट किसी को नहीं है? एक काम और कर सकते हो इसमें, आप ये आइटम हटा दो, इसकी जगह आप पता क्या कर सकते हो, और इसे रीस्ट्रक्चर कर लो, नेम कोमा ईमेल कोमा एज, इसे और रीस्ट्रक्चर कर लिया, तो अब आपको आइटम लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ से डेटा आ रहा था, मैंने उस आइटम को भी डिस्ट्रक्चर कर दिया, क्योंकि वो आइटम क्या था, एक ऑब्जेक्ट ही तो था, और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का कंसेप्ट यहाँ पे मैंने लगा दिया और इस तरीके से ना कीज निकाल ली, सेव किया, ये अभी भी रन करेगा, देखो बट सर रन कर ये रहा। तरीका थोड़ा और नहीं है कि मान के चलो हमारे पास में नंबर ऑफ की ज्यादा है तो नहीं तो थोड़ा ये उसके लिए थोड़ी, ये नंबर ऑफ की सर ज्यादा है सर तो यार हमारी करना है। हमारी एपीआई से तो सर बहुत सारी कीज आ रही होती है, नहीं करीब नहीं, ये करीब उस केस के हाँ। लिए नहीं है, जैसे आपकी एपीआईज में एक दो में कीज कम भी थी,
जैसे आपका कॉन्टैक्ट वाला था, आपका ईमेल वाला, कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन था, उसमें 1-2 की आ रही थी बस, ज्यादा की आ रही थी उसमें, कोई 2-3 चीज ही आ रही थी बस। जैसे आपके फुटर सेक्शन में था हाँ सर, हाँ। फुटर सेक्शन में 1-2 ही की तो आ रही थी, तो वहां पर आप लगा सकते हो। ये बस मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, अब आप कहो तो मैं ऐसी ट्रिक नहीं बताऊंगा। नहीं सर, वो तो आपने पर्टिकुलर इस सिनेरियो के लिए बताई है, वो तो सर ओके है। नहीं, अगर आप चाहो नहीं तो जैसे कि नहीं 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 सर, ये ठीक है। वैसे आपने बताया कि हम डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, ये मतलब ऐसे पता नहीं था, बट हम वो मतलब वैसे बता रहे थे कि नहीं, ऐसे हमारे वैसे पास देखो उस पर्पस के लिए तो भाई आप डेवलपर हो, आप जिस अप्रोच को फॉलो करना चाहते हो वो करो, है ना, वो आपके ऊपर है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। बस ये है कि अगर आपको ये चीजें पता है, जैसे आपके पास आज ये थोड़ी ना कि आप हमेशा एक ही कंपनी में काम करो, कल को आप ये भी चीज कर सकते हो कि हम ऐसे भी डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, ठीक है ना। यस सर, ओके। हाँ अब इस केस में पता है, आप आइटम डॉट लगा देते हो ना, आइटम डॉट की जगह ये लगाया करो, ठीक है, ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर, ठीक, ये सही रहता है ऑपरेटर डॉट की जगह, ओके। ओके सर। ओके सर। अब सर ये चेक करेगा ना आइटम को? हाँ, ये नहीं, आइटम के ये अंदर उसको ना ब्रेक नहीं होने देगा, चाहे वो ये ब्रेक नहीं अनडिफाइन है, होने चाहे देगा, वो चाहे नल है, डेटा कुछ भी आए है। चाहे नहीं आए, ये ब्रेक नहीं होने देगा आपके ओके कोड, ओके। ठीक है। अब इसके बाद क्या रह गया, लिस्ट और कीज रेंडरिंग यही होती है आपकी, मतलब यहाँ पर मैंने लिस्ट भी बनाई और उसकी की पर्टिकुलर पास करके रेंडर करा दिया। इसमें कोई डाउट किसी को? हेलो, नहीं है। अब नो सर। कंडीशनल रेंडरिंग आती है। कंडीशनल रेंडरिंग तो मैं आपको बता चुका हूँ, क्वेश्चन मार्क वाली, ये जो होती है, ये जो एंड एंड लगाई है, ये बेसिकली यस सर। कंडीशनल रेंडरिंग है। या तो आप यस ये सर। एंड एंड लगा दो, या डबल क्वेश्चन मार्क इस तरीके से लगा दो, तो भी चलेगा आपका कोड। एक मिनट, अभी इसमें कुछ एरर आ गई क्या? मेरे हिसाब से एरर आ गई। फाउंड विद द सेम की, एक मिनट, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज रिएक्ट कंपोनेंट। एक मिनट, इसमें शायद से गलत कुछ कर दिया है मैंने, ये करा है शायद से, क्वेश्चन मार्क इधर नहीं लगेगा। नहीं, ये एरर को दे रहा है, फाउंड ऑब्जेक्ट विद कीज इफ यू मेंट टू रेंडर कलेक्शन ऑफ चिल्ड्रन यूज अरेज किड। एरर आ कहाँ से रहा है? चलो इसे मैं देखूंगा कि ये क्यों एरर दे रहा है। वैसे ये एरर देता नहीं है ऐसे केस में। यूजर इन्फो चेक करके देखें। ये बेस्ट रहेगा एपीआई के लिए काम करना, ये बेस्ट रहता है एपीआई के लिए। नल एंड ऑप्शनल चेनिंग, मतलब ये नल एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है। ये वैसे बेसिकली बेस्ट रहता है एपीआई कॉलिंग के लिए। ये वाला जो ऑपरेटर रहता है कि इनिशियली आपका डेटा अगर नल आता है वहां से, तो क्या होता है, वो इसको प्रिंट करा देगा, ठीक है। और एंड एंड वाला क्या होता है, शॉर्ट सर्किट एवेल्युएशन होता है। ये मुझे ज़्यादा सही नहीं लगता है, मैं इसको यूज़ नहीं करता। मैं यूज़ किस तरीके से करता हूँ, अगर मेरे पास इस तरीके से पे डेटा आ रहा होता तो देखो मैं कैसे यूज़ करता हूँ। यूज़र इन्फो, ठीक है ना, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, मैं अपना टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करता हूँ। इन्फो डॉट लेंथ नॉट इज इक्वल टू 0। एक मिनट, ये नहीं था, मैंने एक कंडीशन और लगाई है ना, यूज़र इन्फो एंड यूज़र इन्फो डॉट लेंथ इज नॉट इक्वल टू 0, तब ये लगाओ, ठीक है। और या फिर क्या है, आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी चेंज करानी है, जाके जैसे आप चाहते हो कि मेरे को सिर्फ ईमेल चाहिए, तो आप क्या करोगे, यूजर इन्फो एंड यूजर इन्फो डॉट लेंथ इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 एंड यूजर इन्फो के अंदर आपके पास ईमेल है, ठीक है ना।
जब ये सारी कंडीशन होती है तब आप लगाओ यूजर इन्फो डॉट लेंथ इज नॉट इक्वल टू 0, आप ये वाली कंडीशन लगाओ else। और हमेशा याद रखना कि जब आप इस तरीके से कंडीशन लगाते हो, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो इसको हटा देते हैं, नल कभी रिटर्न नहीं करना है इसे, ठीक है। अभी जैसे मैंने ये कर दिया, 1 मिनट, ये एरर क्यों आ रहा है? ओके 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 ओके, मैं एक काम नहीं किया, नॉट इज इक्वल टू 0, तो यूजर इन्फो डॉट मैप लगेगा, मैप लगाना मैं भूल गया था। अभी भी क्यों एरर दे रहा भाई? आइटम कॉमा इंडेक्स, अब हुआ ना सही? वहाँ पे कंडीशन गलत हो गई थी। देखो मैं क्या करता हूँ कि जैसे अब मेरे को कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी चेक करनी है, ठीक है ना, ये वाली प्रॉपर्टी पहले लग गई है, जबकि एक्चुअली ये वाला इस तरीके से हटना चाहिए, 1 मिनट, ये हटना चाहिए, ये यहाँ से होना चाहिए। देखो सबसे पहले क्या करा करो, अगर एपीआई से डेटा आ रहा है सबसे पहले चेक करो उस एपीआई से डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो नल नहीं होगा फिर चेक करो उसकी लेंथ जो है वो 0 तो नहीं है, उसके बाद चेक करो उसके अंदर वो जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आपको चाहिए वो प्रॉपर्टीज है कि नहीं है, तब जाकर के उसको मैप कराओ। और मैप में भी ये तरीका लगाओ, ना कि डॉट वाला, ठीक है। इससे कोड ब्रेक होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, ठीक है ना, कोड फटने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, इससे आपका काम सही तरीके से चलता रहता है। और या फिर अगर आपको बेसिकली इसे क्या कहते हैं, जब आपको और ज़्यादा ये है कि आपका हाँ मतलब डेटा आ ही रहा है, सारा नल नहीं है, श्योर हो, ठीक है, तो भी आपका काम हो जाएगा, जैसे इसमें अभी हो गया मेरे पास। तो आप इन दोनों ऑपरेटर में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, लेकिन याद रखना ये वाला ऑपरेटर ज्यादातर एपीआई के साथ यूज करना है, स्टैटिक डेटा के साथ मत यूज करना, जैसे अभी मैंने यूज कर दिया। कोई डाउट इसमें? हेलो? सर जो ये पहली कंडीशन है यूजर इन्फो क्वेश्चन मार्क से पहले, ये सर दो ये सर चीजें चेक करेगी। ये सिर्फ और सिर्फ ये चेक करेगी कि यूजर इनको वास्तव में कुछ एरे है या कोई डेटा है या फिर किसी तरीके कुछ वेरिएबल है कि नहीं है, तभी वो नेक्स्ट उस पे जाएगी। ये सर पहले ये भी चेक करेगी अनडिफाइंड और नल, ये दोनों हाँ चेक करेगी ना ये हाँ, स्टार्टिंग में। ये शुरू और में यही चेक करेगी, फिर उसके ठीक है, बाद लेंथ चेक होगी, उसके बाद वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी चेक होगी। तो आप इस तरीके से कर लिया करो, मतलब अपनी लेंथ चेक करा लो, और लेंथ के अगर लेंथ होगी तो कुछ ना कुछ डेटा होगा उसमें, ठीक है ना, उसके बाद आपकी क्या है उस डेटा को चेक कराओ पर्टिकुलर को कि वो डेटा है कि नहीं है, ठीक, ओके तब सर। जाकर के काम चलेगा सही से। और एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को, क्या है कि आप इस तरीके से क्वेश्चन मार्क लगाते हो कभी क्या है, और कभी क्या है कि आप यहाँ पर नल पास कर देते हो, नल नहीं दिया करो जेएसएक्स में, नल मत दिया करो, हमेशा ऐसे एम्प्टी फ्रेगमेंट पास कर दिया करो नल देने की बजाय, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से नल नहीं देना है इसे, में कभी भी नल देने की बजाय कुछ एम्प्टी फ्रेगमेंट पास कर दिया या फिर कुछ आइडेंटिफिकेशन के लिए पास कर दिया कि ये इसका एंड है, ये उसका एंड है, ठीक, नल हाँ नहीं सर, दिया हमने करो, मोस्टली यहाँ पे नल ही पास किया हुआ है, नल ही हमने पास किया मोस्टली हुआ है, एपीआई में। नल नहीं पास करना कभी नेक्स्ट टाइम से, हमेशा इस तरीके से फ्रेगमेंट्स एम्प्टी फ्रेगमेंट्स पास किया करो, वो ज़्यादा सही रहता है नल के कंपेयर में, ठीक है सर। ठीक है। और एक चीज़ और है, क्या था, जैसे आप क्या करते हो इफ एल्स की कंडीशन में ये चेक कराते हो यूजर इन्फो नॉट इज इक्वल्स टू नल, इस तरीके से चेक कराते हो, या फिर नॉट इज इक्वल्स टू एम्प्टी, या नॉट इज इक्वल्स टू अनडिफाइंड, इस तरीके से चेक कराते हो, ऐसे नहीं किया करो,
ठीक है ना। अगर आपके पास कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप है, जैसे कि यूजर इन्फो कोई वेरिएबल है, ठीक है ना, अब वो नल नहीं है, ना ही अनडिफाइंड है, ना ही एम्प्टी है, स्ट्रिंग है, तो ये तीनों चीज क्या है, नल भी एक फॉल्सी वैल्यू है, ठीक है, आपका अनडिफाइंड भी एक फॉल्सी वैल्यू और एम्प्टी स्ट्रिंग भी एक फॉल्सी वैल्यू है। तो अगर आप टर्नरी ऑपरेटर लगा रहे हो तो ये लगाओ ही मत, नल, अनडिफाइंड और एम्प्टी स्ट्रिंग। आप डायरेक्टली यूजर इन्फो करके यहाँ पर ट्रू वाली स्टेटमेंट प्रिंट करा दो और एल्स करके फॉल्स वाली स्टेटमेंट ले लो। आप नल वगैरह मत लिखो, बिकॉज क्या है कि अगर आपको यहाँ पर अपने ऐसी डायरेक्ट दे दिया तो वो ये चेक करेगा कि यूजर इन्फो अगर नल है, अनडिफाइंड है या एम्प्टी है। आपको लगाने की जरूरत नहीं, कोई भी फॉल्सी वैल्यू है तो वो हमेशा क्या करेगा, इस फॉल्स स्टेटमेंट को करेगा। लेकिन अगर इसमें कुछ वैल्यू आती है या कुछ भी अपने अकॉर्डिंग, तो वो ट्रूथ ही वैल्यू को प्रिंट करेगा। आप लोग कभी ये नहीं करना नॉट इज इक्वल्स टू नल, अनडिफाइंड वगैरह वगैरह, अदरवाइज आपको बार बार चेक कराना पड़ेगा कि नल भी है या अनडिफाइंड भी है। तो क्या होता है, इससे कोड लेंथ बढ़ रही है, और दूसरा क्या है कि भाई अब वो किसी तरीके का भी डेटा आ सकता है ना। जीरो भी एक फॉल्सी वैल्यू, मान लो उसने जीरो दे दिया, तो फिर आप क्या करोगे, आपकी तो तीनों स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। तो फॉल्सी उस पर आप इस तरीके से लिख दो, ठीक है। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये समझ में आया, नल वल कुछ नहीं लिखना, सिंपल इस तरीके से आया समझ में। यस सर। इसमें कोई डाउट अभी तक नहीं है, आगे बढ़े। यस सर। हाँ सर। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है। उसे करने से पहले मुझे लग रहा है तुम्हें कुछ चीज़ सिखानी पड़ेगी। एपीआई कॉलिंग तो मैंने सिखा दिया, एपीआई कॉलिंग कैसे करते हैं रिएक्ट.जेएस में, है ना। यस सर, आपने दो यस अलग अलग केसेस में बताए, एक एक्सियोस से और एक फैस से। अब रिएक्ट राउटर डॉम, मैंने आप लोगों को डेटा भेजना भी बताया था ना, डेटा कैसे सेंड करते हैं एपीआई के थ्रू। कहाँ पे सर, बैकएंड पे? हाँ, सर्वर पे कैसे भेजते हैं नहीं डेटा, नहीं सर, वो नहीं बताया आपने वो सर, नहीं गेट बता। करना, आपने बस गेट करना बताया है बस अभी तो। अच्छा ठीक है, अभी मैं वो भी बताता हूँ। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एपीआई कॉल का ये वाला प्रोग्राम भी बना लेते हैं, जिससे कि हम डेटा सेंड करेंगे, ठीक है। अभी क्या है, मेरे पास एक एपीआई है जो कि डेटा लेती है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। अभी क्या करते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं। अब लेते हैं RAFC और इसमें अब हम एक्सियोस इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, एक्सियोस इंस्टॉल लेंगे, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, EMI एक्सियोस। तुम लोगों में से रिएक्ट नेटिव पे काम किया किसी ने? नो सर। नाम तो सुना होगा सबने रिएक्ट नेटिव का। यस यस सर। उस पर भी मीटिंग बन रही है क्या एप्लीकेशन तुम्हारी? हाँ सर, बन रही है उस पे भी। अच्छा। तो ये आपकी एप्लीकेशन रन हो गई है। अब एक काम करते हैं, ठीक है ना, app.js में जाते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले फैच के थ्रू एपीआई इंटीग्रेशन करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें यूज स्टेट और यूज इफेक्ट की जरूरत पड़ेगी। यूज स्टेट यूज इफेक्ट, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर ले लेते हैं यूज स्टेट स्निपेट और इसमें लोडिंग स्टेट देते हैं, इसे रख देते हैं फॉल्स, इसी डेटा और एरर। अच्छा, अब जैसे देखो कभी कभी क्या होता है कि आपने कस्टम हुक बनाया, ठीक है ना, कस्टम हुक बना करके आपके पास इस तरीके से 3 स्टेट आती है। वो हुक हमेशा आपको लोडिंग और इस तरह से सेट लोडिंग ही मतलब रिटर्न करता है। कस्टम हुक जो होता है आपको यही तरीके से रिटर्न करेगा। तो आप क्या करोगे पता है, अगर आपको इसकी रीनेमिंग करनी है, इनकी इसकी रीनेमिंग करनी है, इनकी रीनेमिंग, तो आप क्या करते हो, कॉलन लगा करके, तो आप क्या करो, कोलन लगाओ और कोलन लगा करके लोडिंग 1 देखो। अब क्या है, एक मिनट, ये एरे में नहीं होता, ये ऑब्जेक्ट में होता है, तो ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स।
लोडिंग इज इक्वल टू लोडिंग 1, सेट लोडिंग कॉमा सेट लोडिंग 1। देखो अब ये ऊपर वाले में से एरर हट गया, क्योंकि मैंने क्या है इस की रीनेमिंग कर दी लोडिंग 1 से। अब ये पूरी एप्लीकेशन में लोडिंग 1 से एक्सेस होगा, ना कि लोडिंग से। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट से, अगर आप कोई कस्टम हुक बनाते हो, कस्टम हुक क्या करता है कि कुछ ना कुछ चीजें रिटर्न करता है। तो कस्टम हुक की मदद से आपके पास कुछ पैरामीटर्स रिटर्न होकर के आ रहे हैं। जैसे मैंने अपोलो क्लाइंट में कस्टम हुक बना करके काम किया और वहां से रिटर्न कराई ये चीजें। तो वो क्या कर रहा है, वो कस्टम हुक मेरे को कुछ ना कुछ पैरामीटर रिटर्न कर रहा है हर बार। अब जब वो मेरा वो पैरामीटर रिटर्न कर रहा है, सपोज करो आप एपीआई कॉल करा रहे हो, ठीक है ना। अभी आपने एपीआई कॉलिंग की सिर्फ 2 ही लाइब्रेरी सुनी है, एक एक्सियोस और एक फैच। मतलब फैच तो लाइब्रेरी नहीं है, मॉड्यूल है, लेकिन एक्सियोस और फैच। लेकिन लाइब्रेरी एपीआई कॉल कराने के लिए और भी बहुत सारी है। तो आप क्या कर रहे हो, आपकी जैसे एक ही पेज पे 5 से 6 लाइब्रेरी कॉल हो रही है, तो आप हर बार कस्टम हुक लगाओगे। कस्टम हुक का कंसेप्ट सुना है अभी तक, किया है काम कस्टम हुक पे किसी ने, खुद के हुक्स बना करके? नो सर, नहीं सर। ये तो जो सर बने बनाए इनबिल्ट है सर, हमने तो वो यूज करे अभी तक। अच्छा, मैं एक लाइब्रेरी और बता देता हूँ, यूज एचटीटीपी करके है। यूज एचटीटीपी, ये है यूज एचटीटीपी। ये भी एक डेटा फैचिंग लाइब्रेरी है, अच्छी है ये भी, ठीक है ना, काफ़ी अच्छी है ये। मैनेज स्टेट कैच वगैरह सब कुछ कर लेती है ये। अब जैसे यहाँ पर है यूज फैच है, ये वाली लाइब्रेरी। अब इस पर मैंने कॉल करा तो इसने क्या दिया मेरे को, गेट पोस्ट रिस्पॉन्स लोडिंग और एरर। अपने अभी स्टेट दे दी इसने सारी की सारी। अभी बेसिकली क्या है कि यहाँ पर गेट पोस्ट रिस्पॉन्स लोडिंग एरर, अभी मैंने 4 एपीआई कॉल कराई इस तरीके से, 1 2 3 4। तो 4 एपीआई में पता क्या होगा, ये सारे के सारे पैरामीटर सेम होंगे। अब सेम होंगे तो एरर आ जाएगी कि भाई सेम पैरामीटर से कैसे मल्टीपल एपीआई के मतलब रेस्पॉन्सेज वगैरह गेट करूँ। तो उस केस में हम ये तरीका अपनाते हैं, रीनेमिंग कर देते हैं। रीनेमिंग इसकी भी हो जाएगी, गेट लगा करके आपकी एपीआई से रिलेटेड जो भी है उस पर रीनेम करके गेट कर दो। पोस्ट करना है पोस्ट कर दो, रेस्पॉन्स करना है रेस्पॉन्स कर दो। अब आपको पोस्ट करना है ना कोई डेटा, तो आप डायरेक्टली गेट करना चाहते हो, इस तरीके से गेट कर दो अलग एंड पॉइंट से। मतलब समझ लो कि जेसन प्लेस होल्डर है, उसमें गेट करना चाहते हो टू डूज को, तो आप इस तरीके से गेट लगा सकते हो। पोस्ट करना चाहते हो कोई डेटा तो पोस्ट भी लगा सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर एरर है तो एरर आ जाएगा, लोडिंग लोडिंग आ जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी वो है आपके पास लाइब्रेरी, यूज एचटीटीपी करके, इसको भी यूज करके देखना, ठीक है। तो और इसकी वेबसाइट भी दे रखी है यहाँ पे ushtp.com, ये वेबसाइट है इसकी, अच्छी है, इसीलिए मैंने आपको बताई है। जैसे मैंने एक हुक स्टेट के बारे में बताया था, उसी तरीके से मैं इसके बारे में भी बता रहा हूँ। ये काफ़ी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज के कंपेयर में एक छोटी सी लाइब्रेरी है। देखना इसका साइज, देखना कितना है, 226 KB साइज है। और एक्सियोस का साइज देखना जरा, एक्सियोस का साइज देखो 446 KB। दोनों का काम एक ही है, दोनों का काम एक ही है, ये बेस्ट है उसके कंपेयर में, ठीक है। इस पे काम करना सीखो शुरू में। और एक्सियोस में क्या होता है, एक्सियोस में आपको कभी भी इस तरीके से स्टेट नहीं मिलती है, ये जो आपने बनाई है यहाँ पर, ये रिटर्न कर रहा है लोडिंग एरर पोस्ट गेट रेस्पॉन्स, इस तरीके से कुछ नहीं मिलता है आपको रिटर्न में यूज फैच से। मतलब अगर आपने एक्सियोस के थ्रू करा तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक वो मिलेगा, डेटा नाम से, बस। बाकी रिस्पॉन्स में भले ही मिल जाए आपको लोड, मतलब आपके पास और भी स्टेटस वगैरह भले ही सर मिल जाए। सर ये लोडिंग वही वाला है ना, जो हम जैसे अगर एपीआई का हाँ, रिस्पांस थोड़ा डिले अभी में आ रहा है तो हाँ हाँ ऑटोमेटिकली इधर लोडिंग का बिल्कुल वो बिल्कुल, बता देगा। इधर अभी मैं इसी से कॉल करा के दिखाऊंगा, ठीक है ना, इसी ओके से कॉल ठीक करा है। के दिखाऊंगा कि ओके कैसे ओके काम करती है लाइब्रेरी, ठीक है। अभी पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपनी एक्सियोस पे काम करते हैं, एक्सियोस से कैसे डेटा फैच करते हैं। तो अभी इसको हटा देता हूँ, ये वाले लॉजिक को, अभी उसी को लॉजिक को इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। लोडिंग हो गई, डेटा हो गया, सेट डेटा, एरर हो गया, एरर। ये देखो, ये उस केस के लिए है जब आप छोटे मोटे कंपोनेंट लेवल की एपीआई कॉल कराते हो, ये उस केस के लिए है। लेकिन कभी भी अगर आप बड़े लेवल की एपीआई कॉल कराते हो या फिर काफ़ी सारी एपीआई कॉल कराते हो, तो कंपोनेंट लेवल पे कभी एपीआई कॉल नहीं कराई जाती। जब आपसे पूछा जाता है ना कि रिएक्ट की परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाते हैं, तो उसमें एक मेजर फैक्टर ये भी होता है कि कभी भी कंपोनेंट लेवल पे एपीआई कॉल नहीं करानी चाहिए। डोंट कॉल द एपीआई ऑन कंपोनेंट लेवल।
हमेशा उनकी अलग सर्विसेज बनती है एपीआई की। अब क्या है यहाँ पर क्या करना है, अभी हम वही कर देते हैं, इफ लोडिंग, इफ लोडिंग, अगर लोडिंग है तो रिटर्न h1 लोडिंग, इफ एरर है तो रिटर्न h1 एरर। ठीक है, और यहाँ पर लगा दो लोडिंग डेटा में आप एम्प्टी एरे लगा दो या नल दो, नल दे दिया डेटा में, एरर में आपने इनिशियली नल दे दिया, कुछ भी एरर आए तो इसमें सेट हो जाए। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, यूज इफेक्ट को और कॉल करा लेते हैं यहाँ पर, यूज इफेक्ट, और उस यूज इफेक्ट में अभी एक एसिंक्रोनस फंक्शन भी कॉल करा देंगे। एसिंक्रोनस फंक्शन ले लेते हैं, कांस्टेंट गेट डेटा करके पैरेंथेसिस, और यहाँ पर हमने कर दिया ट्राई कैच ब्लॉक ला देते हैं, ट्राई कैच, ट्राई में डाल दिया हमने एरर में ERR, और इधर ट्राई में हमने डाला कांस्टेंट इक्वल्स टू, अभी गेट डेटा वाला तो मैंने बता दिया, सेंड डेटा बताते हैं, सेंड डेटा, और ये इस पे कॉल नहीं होगा, फिर ये यूज इफेक्ट पे कॉल नहीं होगा, सेंड डेटा, रेस्पॉन्स अवेट और फेच। अब फेच क्या देना हमें, अवेट देना, अभी जैसे अवेट लग रहा है ना, यहाँ पर एसिक लगाया नहीं है इस वजह से अवेट एरर दे रहा है। अभी क्या फैच में हमें इसका यूआरएल देना पड़ेगा, कहाँ गया वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, अब इसमें पोस्ट वाली ही है क्रिएट करने के लिए, तो इस पर क्लिक करो सबसे पहले, इस पर क्लिक किया तो इसमें कह रहा है कि आप ये चीज़ भेजोगे तब जा करके आपके पास रेस्पॉन्स में ये आएगा, तो यही करते हैं भाई। अभी इनिशियली क्या करते हैं, ये जो नेम है वो प्री डिफाइंड दे रखा है उसमें, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको अगर लेना है तो एक काम करो, ये जो एपीआई यूजर है, जैसे आपके पास एपीआई एंड पॉइंट नहीं था मेरे पास, ये मैंने कॉपी कर लिया और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी इसके बाद आपसे पूछेगा कि आप पैरामीटर्स कौन से भेज रहे हो, पैरामीटर्स कैसे भेजे जाएंगे देखना। अभी लेते हैं कांस्टेंट डेटा इज इक्वल टू जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, और जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई में जो भी आपका नेम है, नेम अभी मैंने क्या दे दिया, तेरा मॉर्फेस, और जॉब लीडर। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या हुआ, ये बेसिकली क्या हुआ, फैच एपीआई में मेरे को डेटा भेजना है, फैच एपीआई किसका सिंटैक्स फॉलो कर रही है, जेसन का, तो मेरे को डेटा किस में कन्वर्ट करके भेजना पड़ेगा, जेसन फॉर्मेट में। तो यहाँ पर क्या करो, अब आप अपना डेटा लगा लो। अब यहाँ पर आप क्या डाल सकते हो, यहाँ पर आप जैसे इनपुट बॉक्स की कुछ स्टेट आ रही है वो डाल सकते हो, इनपुट बॉक्स से कुछ डेटा ले रहे हो, एपीआई से कुछ डेटा ले रहे हो वो डाल सकते हो, यहाँ पे जो भी भेजना वो यहाँ पे भेज सकते हो। अब डेटा के बाद आपके पास आता है हेडर्स, हेडर्स भी ले लो, कांस्टेंट, आमतौर पर आपने देखा होगा कि हेडर्स एक ही तरीके के होते हैं, है ना, या तो उसमें कंटेंट टाइप पड़ा होता है, कोई की होती है। अभी मैं इसको डाल देता हूँ, कंटेंट हाइफन टाइप कोलन एप्लीकेशन स्लैश जेसन, इसको एड्रेस को लो कॉपी करा और यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, अभी आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा जो भी आप भेजोगे इससे। अब एक काम और करते हैं, कांस्टेंट एंड जेसन रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट रेस्पॉन्स डॉट जेसन। आपको पता है कि पैचे पे से रिटर्न होकर के आपके पास क्या आता है, अभी कराया जी जेसन रस, अभी ट्राई में दे दिया, और अगर आता है तो सेट एरर दे दो, सेट एरर एरर, और यहाँ पर क्या कर दो, सेट लोडिंग, सेट, यहाँ पर क्या कर दो, सेट लोडिंग ट्रू एंड सेट लोडिंग फॉल्स, सेट लोडिंग से कर दिया फॉल्स। और कुछ बता,
और कुछ नहीं होता। अब div में क्या है, h1 डालो और यहाँ पर देख दो सेंडिंग डेटा यूजिंग React.js। अब यहाँ पर ले लेते हैं बटन एंड डेटा और ऑन क्लिक पे से कॉल कराते हैं, ऑन क्लिक पे से कॉल कराते हैं किसको, सेंड डेटा को। ठीक है, और तो कुछ नहीं करना है इसमें, ये तो सब कुछ नहीं चाहिए। इसको हटा दो, अब डेटा की ज़रूरत ही नहीं है, इसको कहीं रखना ही नहीं है। रिस्पॉन्स को रखना है, बस आपको चेक करना है। अगर आप चाहो तो रेस्पॉन्स को रख सकते हो यहाँ पर, रिस्पॉन्स दे दो, रिस्पॉन्स। यहाँ पर मैंने क्या किया था, सेट रेस्पॉन्स, सेट रेस्पॉन्स। अब क्या करो, यहाँ पर रेस्पॉन्स लिया, यहाँ पर क्या कर दिया, सेट रेस्पॉन्स में जेसन रेस्पॉन्स प्रिंट करा दिया। ठीक, अभी इसे कंसोल करा करके भी देखना चाहो तो कंसोल भी करा सकते हो। एक बार और देखते हैं, h2 यहाँ पर दे देते हैं रेस्पॉन्स जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई जेसन डॉट पार्स, या फिर पहले जेसन डॉट पार्स करके देखते हैं पीछे आएगा। रिटर्न होकर के आ रहा है आपके पास, तो रिस्पॉन्स अभी चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, सेव करते हैं यहाँ पे चेक करते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। ठीक है ना, सेंडिंग डेटा की आपने लोडिंग आया आपके पास अभी, इनिशियली कंसोल में देखते हैं, नल आ रहा है आपके पास। नेटवर्क नेटवर्क पे देखते हैं, कुछ रिक्वेस्ट कही है अभी, एपीआई कॉल नहीं हुई है। एपीआई कॉल। क्या हो सकता है इसमें, सर इसमें ये तो नहीं होगा जहां हम डाटा और हेडर भेज रहे हैं इनको हम क्वेरी वेरिएबल बना के जैसे भेजते हैं? नहीं नहीं। अच्छा एक चीज़ है ना, ये फैच के साथ हम पता है मेथड नहीं लगा रहे हैं। ठीक है ना, हाँ सर, सबसे मैं बड़ी यही बात कहने वाला था। यही बस बात है कि जहाँ पे हम पैच लगा रहे हैं और मेथड नहीं पास कर रहे हैं, गेट पोस्ट। गेट पोस्ट वगैरह। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक काम करो यार, इसको पूरे को उठाओ, इसको रखो इस तरीके से ऑब्जेक्ट में, डेटा फिर हेडर्स और ऊपर मेथड डालो। गेट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फैच एपीआई हमेशा गेट वे में कॉल होती है ना। तो हमने इसे क्या किया, इसे हमने पोस्ट में मतलब ये क्या कहते हैं, इसे हमने गेट में ही कॉल कराया था। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मेथड हो गया, इधर हो गया, आपका डेटा हो गया। अभी सेंड करके देखते हैं, कॉल हुई एपीआई, आपके पास डेटा भी आया हुआ है। इसमें क्या दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड टोकन 0 क्रिएटेड हो चुका है, ये क्रिएटेड हो चुकी है, लेकिन ये क्यों आ रहा है जेसन डॉट पार्स। ओके, इसे छोड़ो, कंसोल रेस्पॉन्स जो आ रहा है आपके पास,
इसमें और कुछ तो नहीं आ रहा? ID 396 आ रही है, इसमें और कुछ भी आ रहा था क्या? सर ID नेम 992 आ रही थी। नेम रेस्पॉन्स तो ऐसा आना चाहिए, जबकि रेस्पॉन्स ऐसा नहीं आ रहा है। सर नेम नहीं गया और वो नहीं गया। देखते हैं इसमें पेलोड में क्या आ रहा है। प्रीव्यू ID आपने इस तरीके से भेजी है, लेकिन आपने नेम वो नहीं भेजा है। डेटा, एक मिनट, ओके, गलती मेरे से ही हो रही है। एक्चुअली क्या है कि मैंने यहाँ पर हेडर्स तो बेसिकली हेडर्स होता है, मैंने एक्सियोस वाला डेटा डेटा लिख दिया, जबकि ये डेटा नहीं होता, ये होता है बॉडी। ठीक है ना? यहाँ पर अगर आप बॉडी डाल दोगे, एक्चुअली मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जब हम ECMAScript पढ़ रहे थे कि अगर की और वैल्यू का सेम नाम होता है तो आप बेसिकली क्या करते हो, एज इट इज भेज देते हो। अब यहाँ पर हेडर्स हेडर्स जो होता है, हेडर्स ही होता है, लेकिन बॉडी को अगर मैं यहाँ पर बॉडी लिख दूंगा ना, यहाँ पे डेटा लिख दिया, बॉडी लिख दूंगा ना मैं यहाँ पे, और फिर मेरे को यहाँ पर लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, ये बॉडी इस तरीके से चला जाएगा। एक्चुअली डेटा गया नहीं उस पर, अभी देखते हैं। यूजर सेंड किया है, आपके पास अभी डेटा गया भी है, वहाँ पर देखते हैं क्या आ रहा है आपके पास कंसोल में। अभी देखो नेम वगैरह आ रहा है, अभी आपका रेस्पॉन्स जो था वो सक्सेसफुली आ रहा है। अभी समझ में आया कैसे डेटा भेजते हैं पैच के थ्रू है? हेलो? हाँ सर, पर सर एक क्वेश्चन है सर। जैसे हमने एक ही इसके अंदर दो काम करे हैं, पोस्ट भी किया और गेट भी किया है ना? तो सर एक बारी कोड में आना। पोस्ट भी किया, गेट भी किया, मतलब मतलब एक ही जब हम कॉल एक कर रहे हैं ऑन क्लिक पे, हम्म, तो हमने पोस्ट किया अपना डेटा, ये जो हम्म, नेम है और जॉब है, ये हम हम्म, दोनों हमने भेज भी दिया और गेट भी कर लिया कंसोल में, हम्म। है ना? तो ये सर इकट्ठे कैसे चल रहे हैं, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे? इकट्ठे कैसे चल रहे हैं, मतलब गेट भी कर लिया रिस्पॉन्स में? सर मेरा सर क्वेश्चन ये कहने है। का मतलब ये है कि हाँ हमने इनपुट में यहाँ से नेम भेजा है और हमने दूसरा जो पैरामीटर है हमारा जॉब वो भेजा है। तो हम ये इसका क्वेश्चन ये है कि हमने यहाँ से पोस्ट एपीआई कॉल की है, लेकिन हमने डेटा जो है एपीआई से गेट भी किया है। तो ये दोनों एक साथ कैसे हुए हैं देखो कि हमने पोस्ट डेटा, भी किया नहीं है नहीं नहीं डेटा नहीं और नहीं, हमने देखो गेट भी किया है? मैं बताता हूँ ना। देखो इसमें क्या है बेसिकली, यहाँ पर अब आपके पास जो रिस्पॉन्स आ रहा है, नहीं देखो इस एपीआई का क्या है कि इस एपीआई ने सबसे पहली चीज जो मैं बता रहा हूँ, इस एपीआई ने क्या है कि बना रखा है कि जब आप, मतलब इसी के पैरामीटर्स पे सेट हो रखे हैं, जब आप इस तरीके से नेम ये वाला भेजोगे और जॉब ये भेजोगे तो आपको रिस्पॉन्स में ये मिलेगा। ये एपीआई ने अपनी जो एपीआई इसके बैकएंड में इंटीग्रेट कर रखी है ना, उसमें ये चीज आपको डिफाइन कर रखी है कि जब भी आप ये सेंड करोगे सर्वर पर इस एपीआई एंड पॉइंट पे, तो आपको रिस्पॉन्स में यही मिलेगा। ठीक है? ये उसने बोल रखा। अब आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है एरर, क्योंकि वहां पर बैकएंड डेवलपर ने कॉन्फ़िगरेशन कर रखा होता है कि जब आप इसे एंड पॉइंट पे ये डेटा भेजोगे तो आपको एरर स्टेटस ये मिलेगा, आपको रिस्पॉन्स में ये मिलेगा कि डेटा क्रिएट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर इसने रेस्पॉन्स ये सेट कर रखा है, इसलिए आपको वो मिल रहा है डेटा। ठीक है? अभी आया समझ में? हेलो? यस सर, हाँ अब आ गया। 1 मिनट होल्ड करना यार। ठीक है?
हेलो, सॉरी वो एक्चुअली मेरा एक कॉल आ गया Yes. था। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? हम लोगों ने पढ़ लिया था कि हमारी फैच एपीआई से कैसे पोस्ट रिक्वेस्ट की जा सकती है ना? अब हम ये देखते हैं कि हमारी एक्सियोस से कैसे पोस्ट रिक्वेस्ट की जाती है। ठीक है, उसके लिए भी सेम मेथडोलॉजी लगेगी, बस यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सियोस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सियोस, तो एक्सियोस आ गया। अब आपको क्या करना है, जैसे ये बॉडी वॉडी ये सब हटाओ, यहाँ पर लगाना पड़ेगा एक्सियोस डॉट पोस्ट। सबसे पहले आता है ये आपका यूआरएल, ठीक है ना, फिर आपके पैरामीटर्स, जो भी पैरामीटर्स आपको देना है, मतलब यानी कि ये डेटा देना था आपको, डेटा। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डेटा जैसे कि अभी इसमें मैंने पास कर रखा है ना, मतलब ये जो डेटा पास कर रखा है, अब इसी तरीके से डेटा दे देंगे डायरेक्टली, डेटा कॉमा एड्रेस। ठीक है, ये चेक करते हैं, सेम काम करके देखते हैं, ये रिफ्रेश करके, रिफ्रेश सेंड किया, कुछ ना कुछ वही दिक्कत आ रही है। यूजर्स में गया, आईडी नेम मोरपस पेलोड आपका गया है डेटा, लेकिन ये लोडिंग ही क्यों आ रहा है स्टिल? लोडिंग फॉल्स किया नहीं है क्या? से एक बार एम्प्टी करते हैं, फिर रिफ्रेश करते हैं, सेंड डेटा किया, 201 रिक्वेस्ट भी आ रही है, स्टेटस भी आ रहा सही, इसमें 201 ही तो दिया है। तेरा रिस्पॉन्स का पेलोड आपने ये भेजे हैं, प्रीव्यू आपके पास आया है, कंसोल में देखते हैं, कंसोल में नहीं आया अभी तक कुछ भी, ऐसा क्यों हुआ? सर हमें जेसन लगाने की जरूरत नहीं होती यहाँ पे, तो उस वजह से तो अरे हाँ, ये नहीं। ऑटोमेटिक जेसन ट्रांसफॉर्मेशन करता है ना, सॉरी मैं ये भूल गया था। तो इसमें एक काम करते हैं, इसमें जैसे आपने डायरेक्टली पास किया ना वैसे ही पास कर दो, इसमें जेसन ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती, इसे हटा दो, जेसन वाले को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना दो। ठीक है ना, डेटा अब इस तरीके से पास कर दो, एड्रेस पास कर दो। नीचे भी सर जेसन को जो हमने सॉरी यार, मैं भूल ही गया इसके बारे में। तो इसे रिफ्रेश करते हैं, इसे दोबारा सेंड करते हैं, कोई भी आ रहा है ना वही आ रहा है। नीचे भी है सर, नीचे भी हम सर एपीआई वो जहाँ कॉल कर रिस्पॉन्स, रहे हाँ हैं। ओहो, यहाँ पे, हाँ ये यहाँ वाली पे साइड अच्छा एक काम करते हैं, सेव करते हैं, नहीं एड्रेस तो लगाने पड़ते हैं, नहीं तो कैसे भेजोगे डेटा को? हेडर्स तो लगेंगे ही, एड्रेस तो वो लगेंगे, हाँ हाँ लगते हैं वो सर। एड्रेस लगते हैं, नहीं तो आप डेटा कैसे भेजोगे? लेकिन ये रेस्पॉन्स जो है ना, ये यहाँ से हटाओ। और मेरे ख्याल में चलो अभी देखते हैं क्या होता है, और तो कुछ नहीं था क्या? रिफ्रेश करो, सेंड किया डेटा, अभी भी सेंडिंग डेटा आ गया, डेटा आया आपका, स्टेटस आया, यहाँ पर डेटा आया आपका, वो क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से आप एक्सियोस में भेज सकते हो डेटा को। समझ में आया अब? मतलब कोई भी, मतलब जैसे फैच में आपको ट्रांसफॉर्मेट करके भेजना पड़ता था, इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, आपको नहीं करना पड़ेगा बार बार ट्रांसफॉर्म। इसमें समझ में आया ये मतलब कैसे किया मैंने? कोई इसमें कोई डाउट किसी को? यस बताओ। सर, जब हम अपने एंड पे हम एपीआई यूज कर रहे हैं, हम वहाँ पे हेडर तो मतलब भेज नहीं रहे, तो अगर हम बिना हेडर भेजेंगे तो ये मतलब नहीं नहीं, चल चलेगा या जाएगा नहीं? चल जाएगा चल जाएगा। देखो सपोज करो अभी तुम नहीं भेज रहे हो, लेकिन क्या है कि इन केस कभी कभी आपको एड्रेस में कुछ सिक्योरिटी की भेजनी पड़ती है, तो उस केस के लिए बताया मैंने यहाँ पे। नहीं आया अभी भी समझ में? वो सर पूछना ये चाहता है दिस इज नॉट ए कंपलसरी की, अगर ये कंपलसरी हाँ, ये की है तो कंपलसरी हाँ। नहीं है। देखो अगर आपके पास जैसे पोस्ट रिक्वेस्ट है, वो आपको की मांग रही है कोई, तो उस केस में तो हेडर लगाना पड़ेगा ना। ठीक है। कुछ एपीआई ऐसी होती है कि जैसे आपने रिक्वेस्ट भेजी है यूजर वाली, तो क्या होती है वो एपीआई क्या करती हैं, वो एपीआई आपसे ये कहती हैं कि आपको उनको एक सिक्योरिटी की पास करनी होगी,
जब आप उस सिक्योरिटी की को उस डेटाबेस को पास करोगे, उन एपीआई को पास करोगे, तभी जाकर के आपके पास रिटर्न में डेटा आएगा पोस्ट रिक्वेस्ट में। तो वो एपीआई की कहाँ पास की जाती है? हेडर्स में। डेटा में नहीं पास करते, उन्हें हेडर्स में पास करते हैं। इसलिए मैंने बताया कि हेडर किधर लगता है इसमें। ये मैंडेटरी नहीं है कि आप हेडर लगाओ। सर गेट के केस में अगर मैं एग्जिस्ट डॉट गेट करूँ, अगर मैं तब सर हेडर्स लगाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्योंकि उस टाइम तो मैं गेट कर रहा हूँ ना। किस केस में? एक्सियोस के केस में, गेट के केस में? हाँ गेट के केस में पूछ रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, उस समय नहीं लगाना है। ओके गेट सर। के केस में, गेट के केस में नहीं लगाते। मोस्टली एपीआई क्या करते हैं, इसी तरीके से डेटा भेजते हैं। जब आप किसी सिक्योर्ड एप्लीकेशन, जैसे मैंने काम किया था एक एप्लीकेशन का, मैं दिखाता हूँ सपोर्ट, ठीक है ना, मैंने कहाँ लगाया था, मैंने जिसके साथ काम किया था तब की दिखाता हूँ। मेरे पास एक ही एप्लीकेशन अभी तक पड़ी है फिलहाल, दूसरी मैं दिखा नहीं सकता। जैसे ये ऑप्शंस पूछ रहा है ना, पोस्ट ऑब्जेक्ट के बाद ऑप्शंस जो पूछ रहा है, ये ऑप्शंस बेसिकली वही चीज है। ये बोल रहा है ना एएमसी कोड, पोस्ट ऑब्जेक्ट जो है एएमसी कोड, सॉरी ऑप्शंस नहीं, ये जो पोस्ट ऑब्जेक्ट है एएमसी कोड, ऐप कोड, लैंग्वेज एरर कोड, ये सब क्या है? ये ही सब चीज होती है जो कि हेडर्स में भेजनी पड़ती है। ठीक है, इस केस में पोस्ट रिक्वेस्ट लगती है जब आपकी। अभी आया समझ में? यहाँ पर क्या होता था, पिछले वाले जब मैं प्रोजेक्ट पे काम किया था, आपको एपीआई सेंड करने से पहले उसे इनक्रिप्ट करना पड़ता था, और अगर वहां से कुछ रिस्पॉन्स आ रहा तो उसे डीक्रिप्ट करना पड़ता था। तो फ्रंट एंड पे अगर आपको कभी ऐसा करना पड़े ना, तो क्रिप्टोजेएस नाम से एक लाइब्रेरी होती है, उसको आप लगा सकते हो। ये सर तो ये सिक्योरिटी पर्पस की वजह से होता हाँ, होगा ना, ये कि जैसे सिक्योरिटी सिक्योर एकदम डेटा भेजना हो और गेट करना हो तब। ये सिक्योर तरीके, मतलब अगर आपको रिस्पॉन्स भेजना है और फिर लेना है रिस्पॉन्स, मतलब कुछ रिक्वेस्ट भेजनी है और रिस्पॉन्स लेना है, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर अगर मुझे कुछ रिक्वेस्ट लेनी, मतलब रिस्पॉन्स लेना था, तो मुझे कुछ ना कुछ डेटा देना होता हर बार। ऐसा कोई था ही नहीं मॉड्यूल जिसमें हमें डेटा नहीं भेजना था, हमें हर चीज में डेटा भेजना था, तभी हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा था। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड थी सारी ये पेज। तो उस केस में क्या हो रहा था कि जब मैं यहाँ से डेटा भेज रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से डेटा भेज रहा हूँ, तो मुझे उसे सबसे पहले एनक्रिप्ट करना था। कुछ यहाँ पर जैसे ये लगा रखी है एएमसी की वगैरह, ऐप कोड वगैरह, ये लगाने थे। ये देखो कॉन्फ़िग नोटिफिकेशन में मैं दिखा देता हूँ, ये थी यहाँ पर एएमसी कोड, ऐप कोड और एएमसी की। ये कुछ तरीके की होती थी जो कि मुझे लगानी पड़ती थी रिक्वेस्ट भेजने से पहले। और जब मैं ये लगाए वगैरह अगर रिक्वेस्ट भेजता था तो इनवैलिड की आ जाती थी, इनवैलिड एपीआई रिक्वेस्ट, इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ें जो होती हैं ना आपकी, ये जो चीज़ होती हैं, ये इसीलिए बनाई जाती हैं, इसीलिए हेडर्स में पास की जाती है, ताकि आपकी एपीआई सिक्योर रहे। आया समझ में? किसी को कोई डाउट? नो सर। कोई सर डाउट नहीं है? एक बारी फिर से बताओगे यही वाला? यही वाला। हाँ, सिर्फ मतलब सिक्योरिटी की, मतलब जब हम भेज रहे हैं सिर्फ इतना इतना। देखो देखो, यहाँ पर ये जो चीज़ थी, ठीक है ना, इस कोड में क्या था, इस कोड में बेसिकली ये एक मेथड था। ठीक है, जब तक मैं उसे यूआरएल, मतलब ये यूआरएल भेज नहीं सकता था। पोस्ट ऑब्जेक्ट मतलब जो आपकी एएमसी की वगैरह, वो जब तक नहीं डालूंगा, और आपके ऑप्शंस मतलब जो डेटा है मेरे को भेजना है। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट लग रही है ना? यस सर। अब क्या है कि ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट, अब इसमें ईएनसी पोस्ट रिक्वेस्ट है ना, देखो ये इनक्रिप्ट करना पड़ रहा है मुझे पोस्ट ऑब्जेक्ट को, मतलब इन चीजों को भी इनक्रिप्ट करना पड़ रहा है। ये जो मैं भेज रहा हूँ, ये जो भेज रहा हूँ ना, इनको भी इनक्रिप्ट कर करके भेजना पड़ रहा है मुझे बार बार। तो ये बेसिकली क्या है, ये समझ लो, ये हेडर है। ठीक है, यही हेडर है आपका, और इसी में आपका जितना भी सिक्योरिटी कोड होगा, सिक्योरिटी की होगी, वो इसी में जाएगी। अभी ये तक आप क्या सोचते थे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ये जाएगा एप्लीकेशन वाला, एप्लीकेशन की वाला। अब तक आप ये सोचते थे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जाता है, नहीं, इसमें की भी जाती है। जब आप किसी ऐसी एप्लीकेशन के साथ काम करोगे जहाँ पे डेटा सिक्योर होगा, जैसे बैंकिंग एप्लीकेशन होगा, जो मैंने काम किया था वो बैंकिंग एप्लीकेशन थी, उसे फिनटेक एप्लीकेशन कहते हैं, बैंकिंग एप्लीकेशन। तो उसमें क्या होता है, उसमें सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है हर चीज के लिए।
तो क्या था कि जब हम यहाँ से रिक्वेस्ट भेज रहे थे तो हमें क्या करना पड़ रहा था, उस रिक्वेस्ट को एनक्रिप्ट करना पड़ रहा था, डेटा को एनक्रिप्ट करना पड़ रहा था, एपीआई की को एनक्रिप्ट करना पड़ रहा था। लेकिन हम वो भेज कहाँ रहे थे, वो भेज रहे थे हेडर में। और जहां पर आप डेटा लिख रहे हो ना, उस डेटा के अंदर वो पर्टिकुलर डेटा भेजना पड़ रहा है जो उस एपीआई की को जरूरत होती है। सपोज करो एक एपीआई है, वो आपसे आपका नाम और आपकी एज मांगती है, ठीक है ना, और उसी के बदले में आपको डेटा रिटर्न करेगी। लेकिन आप उसे नाम और एज तो दोगे अपना, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसे एक की भी भेजनी पड़ेगी। बिकॉज क्या है कि ये एक की एक तरीके से समझ लो कि जब तक वो की आप सर उस की उसको के नहीं बेस भेजोगे। पे जो हमारा डेटा हाँ, डिक्रिप्ट होता है, एनक्रिप्ट से डिक्रिप्ट उस कर। की के बेसिस पे डिक्रिप्ट वाली बात नहीं है। डिक्रिप्शन और इनक्रिप्शन तो आप लगा रहे हो, लेकिन अभी एक सिंपल सा फ्लो समझो कि नेम है और एज है, और एक एपीआई उसे भेजती है डेटाबेस पे, और उस नेम और एज के बेसिस पे ही आपका बाकी इंफॉर्मेशन निकल के आता है, ठीक है ना, नेम और एज के बेसिस पे ही डेटाबेस से। लेकिन जब आप नेम और एज उस पर्टिकुलर एपीआई से, एपीआई एंड पॉइंट से उस डेटाबेस को भेजते हो, तो वहां पर क्या है कि एक ब्लॉकर लगा रखा है, या फिर आप कुछ भी कह सकते हो बैकएंड में। वो क्या करता है, वो आपसे मांगता है एक एएमसी की या फिर कोई भी की, कि ये की दोगे तभी मैं आपको इस रिक्वेस्ट पर रिस्पॉन्स दूंगा। तो आपको वो जो की होती है ना, वो आपको हेडर्स में भेजनी पड़ती है। अब यही बात समझ में यस सर। नहीं आई तो मैं फिर समझा दूंगा। नहीं सर, आ गए। अरे नहीं आई तो बताओ, क्या समझ में नहीं आ रहा, तुम ओवरऑल चीज बताओ। आ गया सर, अब समझ में आ गया। चलो ठीक है, सबको आ गया भाई, हाँ सर सारे आगे। लोगों को? दो ही लोगों की आवाज आती है मुझे पूरे उसमें। एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पर बैठ करके क्या भजन गा रहा हूँ क्या? तुम लोग बात बोलते भी नहीं हो कि हमें नहीं समझ में आ रहा या आ गया या कोई डाउट है। सिर्फ दो ही लोगों के डाउट आते हैं मेरे सामने। एक तो विकास का आता है, हितेश का आता है, और कौन है जो डाउट पूछता है? कोई नहीं पूछता और कोई? मैं हूँ सर। अच्छा दीपक है, दीपक की आवाज थी, विकास का नाम नहीं ले रहा फिर मैं। और कोई नहीं है? मुझे लग रहा है सारे ही रिएक्ट में मास्टर हो। चलो ठीक है, मैं अब तुमसे कल 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 से प्रोजेक्ट पूछूंगा अब तभी से। आज की क्लास इतनी एंड होती है, और भाई कल से सर से कहा करो कि सर हमें क्लास भी लेनी है। अदरवाइज तुम्हारा देखो, तुम जितना लेट करोगे, मेरे को तो ये पूरी क्लास खत्म करनी है, तुम्हारे सर ने यही कही है, लेकिन तुम जितना लेट करते जाओगे धीरे धीरे करके ये बैच बढ़ता जाएगा। मैंने आज सर को भी बोल दिया तुम्हारे को कि ये बैच बढ़ जाएगा, आप टाइम पे उन लोगों को कर दो। अगर वो 2 घंटे क्लास नहीं लेंगे, सैटरडे नहीं लेंगे, तो वो अभी जो मैंने जुलाई तक एंड बोला है फिर वो आगे तक हो जाएगा। तो आप उनसे भी एक बार बात करो, सर ऐसे बढ़ जाएगा बैच तो फिर कैसे काम चलेगा। मैंने उनको भी बोला हुआ है, वो भी कह रहे थे कि हाँ मीटिंग खत्म हो जाती है तो 10:30 बजे से एटलीस्ट, मतलब 11 बजे से एटलीस्ट स्टार्ट कर लिया करो। कुछ दिनों बाद वो 10:30 से ही स्टार्ट होगी क्लास। ओके सर। ओके, बात कर लेना सर से कि सर ठीक है बैच सर। का टाइम बढ़ जाएगा फालतू का। चलो ठीक है, आज की क्लास में कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, ग्रुप तुम्हारे पास ही है, तुम उधर मैसेज कर देना, ठीक है? ओके ठीक है सर। ओके ओके।